BA B.Ed फर्स्ट ईयर और BSc B.Ed फर्स्ट ईयर, इसमें एक सब्जेक्ट है अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन। यह सब्जेक्ट अलग से, जैसे इस क्लास में जो उनके सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे आर्ट्स वाले बच्चों ने कौन से 3 सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, साइंस वाले बच्चों ने कौन से अलग अपने जो फिजिक्स, मैथ है, केमिस्ट्री है, बायो है, जो भी ले रखे हैं, उनके अलावा B.Ed में चलने वाली 3 किताबों में से एक किताब अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन भी है। तो उसी सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रही हूँ। इसमें जैसे जो नाम भी दिया गया है अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन, थोड़ा सा तो उसको बता देती हूँ मैं, बाकी धीरे धीरे ये सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। अनुदेशन से अर्थ सूचना देने से है कि जैसे विद्यार्थी किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री को ग्रहण करते हैं तो अनुदेशन के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के उन्हें अनुदेशन प्रदान किए जाते हैं और उन्हीं अनुदेशनों के आधार पर वह अपनी विषय वस्तु शिक्षण सामग्री को ग्रहण करते हैं। इसी प्रणाली को इसमें स्पष्ट किया गया है। साथ ही साथ जैसे कि शैक्षिक मूल्यांकन भी इसमें बताया गया है, अर्थात जैसे जो भी पढ़ाई गई विषय वस्तु है, उस पढ़ाई गई विषय वस्तु को विद्यार्थियों ने कितना ग्रहण किया है, और यदि पूरा ग्रहण कर लिया है तो ठीक है, और कम ग्रहण किया है तो उसमें क्या कमी रह गई है, और यदि कमी रह गई है तो उसके कौन से कारण रहे होंगे। इन सब कारणों की जांच करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाना होता है। अब मूल्यांकन भी विभिन्न प्रकार से किए जाते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं मूल्यांकन करने के। आप क्या बजे तक ले लो? हाँ 30 मिनट, बस 30 मिनट पीछे आ जाओ। हाँ ठीक। तो इसमें जैसे मैं अभी बता रही थी शैक्षिक मूल्यांकन, तो जो भी हमने शिक्षा ली है या अनुदेशन के माध्यम से जो भी शिक्षण की जो भी विषय वस्तु को हमने प्राप्त किया है, तो उस विषय वस्तु को हमने कहाँ तक ग्रहण किया है, किस सीमा तक हमने उसे प्राप्त किया है, इसका मूल्यांकन किया जाना। तो यहाँ यह जो पुस्तक है मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। किस किस तरह से मूल्यांकन किए जा सकते हैं, कैसे कैसे विद्यार्थियों की जांच की जा सकती है, किस आधार पर। जैसे मूल्यांकन कई हो सकते हैं, मासिक मूल्यांकन हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है। जैसे आपके अभी तक जो सामान्य रूप से आप मूल्यांकन देते आ रहे हैं, टेस्ट हैं, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाएं हैं, इनके अलावा भी और कई तरह के मूल्यांकन हो सकते हैं। मौखिक भी होते हैं, लिखित भी होते हैं, फिर और भी कई प्रकार हो जाते हैं। परिमाणात्मक मूल्यांकन भी होता है, संकल्पनात्मक भी होता है, निर्माणात्मक भी होता है, कई तरह के हैं, योगात्मक भी है। तो ये सब चीज़ें किस तरह से इन सब के माध्यम से विद्यार्थियों की परख की जानी होती है और उसका उन्हें क्या लाभ होता है, किस तरह से उन विद्यार्थियों की कमियों को इस मूल्यांकन के द्वारा दूर किया जाना होता है। तो जो हमारी यह पुस्तक है अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन, तो यह इस मूल्यांकन की प्रवृत्ति को और अधिक स्पष्ट करती है। इस पुस्तक में, इस किताब में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिए, जैसे कि हम बात शिक्षा की ही कर रहे हैं, क्योंकि एक थोड़ी सी बात अलग इसमें ये है कि जो अब तक आप सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं उनमें हमने हमारी शिक्षा की विषय वस्तु को पढ़ा है, क्या उसका कोर्स है, उसे हमें पढ़ना है, पढ़कर व्यक्त करना है, मार्क्स मिल रहे हैं, लगभग इसमें भी यही है। लेकिन इसमें क्योंकि यह आपके प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम है, तो यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाता है कि और किताबें आप कोर्स की पढ़ रहे हैं वो केवल सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं B.Ed की, क्योंकि ये वाली जो हमारी पुस्तक है वो किस में है, B.Ed से संबंधित है और B.Ed प्रशिक्षण का कोर्स है। तो वहाँ प्रशिक्षण में हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, सीखने के साथ साथ हमें एक चीज़ और सीखनी होती है कि सिखाना कैसे है, क्योंकि यहाँ हम प्रशिक्षण ले रहे हैं।
तो अब हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, अर्थात किस चीज का प्रशिक्षण ले रहे हैं? शिक्षण कार्य हमें कैसे करना है। तो इस शिक्षण कार्य के दौरान, बेटा अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना, हाँ पढ़ा रही हूँ अभी मैं ना, ठीक है ना, ठीक। तो हमें जैसे कि शिक्षण कार्य की हम बात कर रहे हैं कि शिक्षण कार्य कैसे किया जाना है, और इसमें जब शिक्षण कार्य करने का तरीका भी सीखना है तो ज़्यादा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिन बालकों को या जिन विद्यार्थियों को हम जो भी विषय वस्तु सिखाना चाह रहे हैं तो वो किस प्रकार अधिक सरल ढंग से, अधिक सरल ढंग से और सरल ढंग से भी और अधिक प्रभावी रूप से भी वो सीख सकें। अधिक प्रभावी ढंग से वो सीख सकें, तो इस तरह की प्रक्रिया हमें अपनानी होती है। तो यहाँ हमें ध्यान देने की बात यह है कि सीखने के साथ साथ हमें इस प्रक्रिया को भी सीखना है कि हमें सिखाना कैसे है। उसी के माध्यम से हमारा जो ये प्रशिक्षण है, तो वो प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है वह पूर्ण होता है। तो दोनों बातों का ध्यान रखना है, सीखना और सिखाना, क्योंकि अभी हमें स्वयं भी सीखना है और सीखते सीखते हमें यह भी सीखना है कि हम विद्यार्थियों को किस प्रकार से जो विषय वस्तु, जो भी विषय सामग्री उन्हें सिखानी होगी तो वो किस प्रकार से हम उन्हें सिखा सकते हैं, अधिक से अधिक सरल तरीके से ज़्यादा वो सीख सके। इस तरह की प्रक्रिया को हमें अपनाना होता है। आगे और भी हम इसमें पढ़ेंगे, कई तरह की हमारी ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए कई तरह की शिक्षण विधियां काम में ली जाती हैं, जिनका भी हम अध्ययन करेंगे। अभी इसमें मैं प्रारंभ में, जैसे मैंने अभी आपको परिचय दे दिया है कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक इसी तरह से अब हम अब तक जैसे यही पढ़ते आए कि हम एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे कि अब अभी हम बीए बीएड में आ गए हैं, इससे पहले की क्लासों में भी हमने ली है, क्या प्राप्त की है, हमने शिक्षा प्राप्त की है। और अब इसी शिक्षा के माध्यम से, इसी शिक्षा के माध्यम से हम अपना प्रशिक्षण कोर्स भी करने का हमने प्रारंभ कर दिया है, और इसी के माध्यम से हम बालकों को, विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी करेंगे। तो इससे पहले हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है, हालांकि शिक्षा कई क्लासें हो गई हैं, कई सारी कक्षाएं हो गई हैं जिनसे हम पढ़ते आ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं शिक्षा, लेकिन जब हमने यहाँ, क्योंकि बीएड क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, हमें एजुकेशन में बैचलर की डिग्री हासिल करनी है। अब एजुकेशन ही क्या है, शिक्षा है। तो अब यहाँ हमें एजुकेशन यानी शिक्षा का अर्थ जानना भी आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक दृष्टि से क्या है, हमें सुसभ्य बनाती है, हमारे जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति करने में हमारी मदद करती है। शिक्षा का अर्थ यही है कि हम किसी न किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके हमारे जीवन को हम सरल से सरल ढंग से, आसानी से व्यतीत कर सकते हैं। समाज में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, वह प्रतिष्ठा हम हमारी शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हमारी रुचि होती है, उसी क्षेत्र की शिक्षा को अपनाकर उसी क्षेत्र में हम अपने समाज में अपना नाम एक तरह से प्रसिद्ध कर पाते हैं। किसी न किसी आधार पर, शिक्षा के आधार पर ही बालक अपना पूर्ण विकास कर पाता है। तो इसी दृष्टि से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा बालक को एक सुसभ्य नागरिक बनाती है, और एक तरह से जैसे हम कई सारे संस्कारों की बात करते हैं कि किस तरह से बालक संस्कारी बनते हैं, तो संस्कार भी बालक को शिक्षा के माध्यम से ही दिए जाते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही कहें कि मानव जीवन को एक गति मिलती है, स्पंदन मिलता है,
उसका विकास होता है। मानव जीवन का विकास शिक्षा के माध्यम से ही होता है। शिक्षा ही यह कहें कि हम मानव जीवन की शक्ति है तो कोई गलत नहीं है। शिक्षा ही मानव जीवन की शक्ति है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही मानव का जीवन पूर्णतया सफल हो पाता है। वह जिस तरह की प्रतिष्ठा या मान सम्मान चाहता है, जिस तरह की आजीविका चाहता है, उसे शिक्षा के माध्यम से भली भांति ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए आज मैं आपको शिक्षा का अर्थ बता देती हूँ। शिक्षा के अर्थ में भी कई सारे अर्थ आएंगे इसमें निकलकर। जैसे शिक्षा का हम शाब्दिक अर्थ भी पढ़ेंगे, शब्द से क्या अर्थ होता है इसका, वास्तविक क्या अर्थ होता है, संकुचित छोटे रूप में शिक्षा का क्या अर्थ होता है, और कहें विस्तृत और व्यापक अर्थ में शिक्षा का क्या अर्थ होता है, तो वो भी हमें पढ़ना है। फिर इन सब के बाद में और हम कहें विश्लेषणात्मक रूप से शिक्षा का क्या अर्थ होता है, तो सभी तरह से हमें शिक्षा के अर्थ को पढ़ना है। यहाँ आप जो अब तक सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, केवल शिक्षा पर ही यहाँ अधिक ध्यान दिया जाना है, क्योंकि बीएड में सबसे मुख्य रूप में क्या है, शिक्षा है, इसी को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शिक्षा को ही समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे शिक्षा मानव जीवन की शक्ति है, और भी जैसे राइटर हैं जिन्होंने शिक्षा के महत्व को और अधिक स्पष्ट किया है, जैसे डायोगनीज महोदय हैं। एक लाइन और मैं इसके बारे में बता देती हूँ, फिर इसके अर्थ के बारे में समझेंगे हम। डायोगनीज, इन्होंने भी शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है, शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षा युवकों के लिए एक शानदार संतुलन है। जैसे जो युवक हैं, युवा लोग हैं, उनके लिए एक शानदार संतुलन डायोगनीज ने शिक्षा को बताया है। शिक्षा युवकों के लिए एक शानदार संतुलन है, और क्योंकि शिक्षा सभी के जीवन में काम आती है, तो जो वृद्ध हैं उनके लिए भी यह एक तरह से बड़ी संतोषदायी होती है। वृद्धों के लिए संतोषदायी है, वृद्धों के लिए संतोषदायी है, और कहें जैसे निर्धन हैं तो उन निर्धनों के लिए भी शिक्षा ही क्या है, उनका धन भी होती है। और फिर से और लिखेंगे, अभी एक और लिखेंगे, वृद्धों के लिए संतोषदायी है, निर्धनों के लिए धन है, और धनवानों के लिए भी एक यह आभूषण की तरह होती है। निर्धनों के लिए धन है और धनवानों का आभूषण है।
ठीक है। डायोgenes ने शिक्षा के महत्व को सभी के लिए स्पष्ट कर दिया है। देखो, जैसे युवकों के लिए बताया है कि एक शानदार संतुलन है, वृद्धों के लिए भी संतोषदायी है, इसी तरह से निर्धनों का धन बताया है और धनवानों के लिए इसे आभूषण की तरह बताया है। अब हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को पढ़ लेते हैं। जैसे शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में सबसे पहले हम एक बात करें कि शिक्षा है, यह कौन सी धातु से इस शब्द का विकास हुआ है? शिक्ष धातु से। अब तक आपने संस्कृत पढ़ी होगी तो वहाँ शिक्ष धातु का भी अध्ययन किया होगा। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लिख रहे हैं हम पहले। इसमें शिक्ष धातु से अर्थ क्या लिया जाता है? सीखना। शिक्ष धातु से ही शिक्षा का विकास हुआ है और जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना। तो ये तो किस भाषा से हो गया? संस्कृत भाषा से। इसी तरह से अब शिक्षा का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? एजुकेशन है। और एजुकेशन में भी जब हम बात करें कि एजुकेशन जो ये शब्द है अर्थात शिक्षा, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे ई और ड्यू को अलग अलग इसके शब्द रूपांतरित किए हैं। इसको भी अलग लिख के बता देते हैं, अलग से इसकी व्याख्या कर देते हैं। एजुकेशन EDUCATION, एजुकेशन। जैसे शिक्ष संस्कृत भाषा का शब्द है, यह लैटिन भाषा का शब्द है। और एडुकेटम शब्द से इसकी उत्पत्ति बताई जाती है। एडुकेटम। एजुकेशन का अर्थ जैसे शिक्षा होता है, ऐसे ही एडुकेटम शब्द का अर्थ होता है एक तरह से आगे बढ़ाना, पालन करना, पोषण करना या ऊपर उठाना। तो एडुकेटम शब्द जो कि शिक्षा है, तो शिक्षा एक तरह से क्या कार्य करती है? आगे बढ़ाने का कार्य करती है। एक तरह से किसी न किसी प्रकार से आजीविका भी प्रदान करती है। इसीलिए इसका अर्थ एक पालन पोषण से भी लिया जाता है। इस एजुकेशन का विकास एडुकेटम शब्द से, और एक और शब्द है एडुकेयर, इससे भी माना जाता है। जिसका अर्थ होता है पालन पोषण करना या पालित करना, और एडुकेटम का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना इसका अर्थ, और इससे पालन पोषण करना, अथवा ऊपर उठाना। अर्थात शिक्षा के ये सभी अर्थ हो जाते हैं। इनके साथ ही साथ और भी शिक्षा का अर्थ है, जैसे जो एजुकेशन है एडुकेटम और एडुकेयर शब्द से बना है, इसी तरह से ये एडुकेटम शब्द है, इसको भी लैटिन भाषा में दो शब्दों से मिलकर बनना बताया है, ई प्लस ड्यूको। ई प्लस ड्यूको। अब यहाँ भी ई और ड्यूको का भी अलग अलग अर्थ बताया गया है। जो ई शब्द है इसका अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है, ये ई है, ये ड्यूको, इसका अर्थ होता है
विकसित करना, यानी जैसे कि जो शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियां हैं, उनका विकास करना ही क्या कार्य है? शिक्षा का कार्य है। अंदर से शक्तियों का विकास करना, ये मिलकर अर्थ हो जाता है विकास करना। ठीक है, इस तरह से जब दोनों अर्थों को हम मिला देते हैं, अंदर से और हेलो, ये फ़ोन मेरे पास है, बाद में बात कर लेना। दूसरे फ़ोन से कर लेना ना। अंदर से शक्ति का विकास करना, एक तरह से बालक की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको विकसित करने का कार्य कौन करती है? शिक्षा करती है। इसीलिए शिक्षा का वास्तविक अर्थ भी के रूप में भी यही लिया जाता है कि आंतरिक शक्तियों को विकसित करना। जो शिक्षाविद रहे हैं, जो भी विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि जो बालक है वह एक तरह से संपूर्ण ज्ञान से निहित होता है, या उसके अंदर में संपूर्ण ज्ञान निहित होता है। शिक्षा केवल क्या करती है? उस ज्ञान का प्रकाशन करने का कार्य करती है। अर्थात जो बालक की आंतरिक शक्तियां हैं या जो उसके अंतर में निहित शक्तियां हैं, उन शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य करती है, उन्हें विकसित करने का कार्य करती है। इसीलिए इस एजुकेशन शब्द को, जैसे ई और ड्यू को, अर्थात आंतरिक शक्तियों को विकसित करना, इसीलिए शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों को विकसित करने से लिया जाता है। आंतरिक शक्तियों को विकसित करने से लिया जाता है। ठीक है, अब ये तो हमने जो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है उसे पढ़ लिया है। एक बार और समझ लेते हैं। शिक्षा जो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से विकसित हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना, और अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द को, जो कि लैटिन भाषा से संबंधित है, एडुकेटम और एडुकेयर शब्द से लिया गया है, जहां एडुकेटम शब्द का अर्थ आगे बढ़ाना से लिया जाता है। इसी तरह से एडुकेयर शब्द का अर्थ एडुकेटम का तो आगे बढ़ाना से लिया जाता है, और एडुकेयर शब्द का अर्थ पालन पोषण करना और ऊपर उठाना से लिया जाता है। और इसी एडुकेटम शब्द की उत्पत्ति भी इन दो शब्दों से बताई गई है, ई और ड्यू को, जिसमें ई से अर्थ आंतरिकता से लिया जाता है, अर्थात अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है विकास करना। आंतरिक शक्तियों का विकास करना ही सही मायने में शिक्षा का अर्थ होता है। तो ये तो हमने शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को समझ लिया है। और भी हम शिक्षा का जो जैसे संकुचित अर्थ है उसको भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से शिक्षा के और भी अर्थ होते हैं। अब ये मैं मिटा देती हूँ। शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का शिक्षा का संकुचित अर्थ में केवल एक तरह से संकीर्ण अर्थ को लिया जाता है। जैसे कि आज तक हम जो पढ़ते आए हैं कि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हम विद्यालय जा रहे हैं, जैसे कक्षा 2 का विद्यार्थी है, 1 का है, 5 का है, 10 का है, अर्थात वो जिस क्लास में जा रहा है उसी कक्षा में किस तरह के पाठ्यक्रम को वह पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, क्या उसका सिलेबस है, क्या विद्यालय में जाकर उसने सीखा है। तो जो वह सब विद्यालय में पुस्तकों के माध्यम से
अपनी कक्षाओं के माध्यम से जो सीख रहा है, जो उसको पाठ्यक्रम दिया गया है, उस पाठ्यक्रम को वह पढ़ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि शिक्षा लेने जा रहा है, विद्यालय गया है, बालक पढ़ने गया है, शिक्षा लेने गया है, अर्थात यानी अपने कक्षा से संबंधित या विद्यालय से संबंधित, विद्यालय में अपनी कक्षा से संबंधित जो भी वह पाठ्यक्रम सीख रहा है या ग्रहण कर रहा है, वही क्या है, शिक्षा है। क्योंकि ये भी हम नकार नहीं सकते कि वह शिक्षा नहीं है, बिल्कुल शिक्षा ही है। लेकिन यह जो अर्थ है, जो संकुचित अर्थ को स्पष्ट करता है, क्योंकि शिक्षा केवल विद्यालय में सीखी जाने वाली कोई भी विषय वस्तु या पाठ्यक्रम से ही प्राप्त नहीं होती। शिक्षा तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है, क्योंकि हमने शिक्षा का अर्थ क्या लिया है, सीखना भी अर्थ लिया है, संस्कृत से जो मैंने अभी बताया था, सीखना अर्थ भी हमने लिया है। और जो सीखने की प्रक्रिया है वह आजीवन चलती रहती है, क्योंकि जीवन में हम किसी ना किसी कार्य से भी, किसी अलग कोई दूसरे व्यक्ति से भी, केवल अध्यापक से ही हम कुछ सीखते हैं यह जरूरी नहीं होता। बाहर जीवन में हमें कई ऐसे अनुभव मिलते हैं या कई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, कई महापुरुष भी मिलते हैं, कई सामान्य व्यक्ति भी मिलते हैं। उनके दैनिक जीवन की किसी न किसी घटना से भी किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई शिक्षा हमें प्राप्त हो ही जाती है। अर्थात केवल विद्यालय जीवन तक ही हम सीखते नहीं हैं, विद्यालय से बाहर निकलकर भी हम किसी न किसी प्रकार की प्रेरणा को सीखते हैं, कोई संदेश हमें मिलता है, किसी प्रकार की शिक्षा, देखो शिक्षा शब्द आ गया, किसी प्रकार की शिक्षा हमें मिलती है, अर्थात किसी न किसी बात को हम सीखते हैं। अर्थात लगातार जो हमारी सीखने की प्रक्रिया है वह चलती रहती है। इस तरह से सीखने की प्रक्रिया केवल विद्यालयों में ही सीमित नहीं रह सकती, वह तो आजीवन चलती रहती है। इस तरह से वहाँ आजीवन की चलने वाली प्रक्रिया में हम शिक्षा के बड़े व्यापक अर्थ को पढ़ेंगे। तो केवल विद्यालयों से संबंधित पाठ्यक्रम के माध्यम से, कक्षाओं से संबंधित जो भी शिक्षा ग्रहण की जाती है वह शिक्षा के संकुचित अर्थ में लिया जाता है। इस तरह की शिक्षा को कि जिसमें बालक अपनी जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जो भी अपनी विषय वस्तु को पूर्ण कर रहा है, वह शिक्षा के संकुचित अर्थ में ही आएगा। जैसे कि ये कहें कि सामान्यतः जो भी जनसाधारण है, सामान्य लोग हैं, सब यही मानते हैं कि बालक विद्यालय जाकर ही शिक्षा ग्रहण करता है, या कहें कि विद्यालय की चार दीवारी के भीतर जो भी शिक्षा दी जा रही है, जो भी बालक सीख रहा है, वह क्या है, बालक के द्वारा सीखी गई शिक्षा है, जो केवल एक संकुचित अर्थ को स्पष्ट करती है। अब J.S. मैकेंजी हैं जिन्होंने संकुचित अर्थ में शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए जो भी चेतनापूर्वक प्रयास किए जाते हैं वो शिक्षा के संकुचित अर्थ में आते हैं। तो J.S. मैकेंजी के अनुसार संकुचित अर्थ को हम लिख लेते हैं। J.S. मैकेंजी J.S. मैकेंजी के अनुसार चेतनापूर्वक किए गए प्रयास तथा हमारी शक्तियों और हमारी शक्तियों
के